नमस्कार, आप देख रहे हैं दस्तक। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। अपना अपना मोर्चा। आज दस्तक में बात इसी की। चुनाव के लिए सबने अपना अपनी चौकीदार होगा। पहले प्रधानमंत्री ने अपने आप को चौकीदार कहा, राहुल गांधी ने कहा चौकीदार चोर हैं। इस पर मोदी ने भी चौकीदार अभियान छेड़ दिया। लेकिन अब विपक्ष ने रोजगार को लेकर मोदी पर धावा बोल दिया है। देश भ्रम में है कि चौकीदार जरूरी है या रोजगार। आप आश्वस्त रहिए, आपका ये चौकीदार पूरी तरह से चौकन्ना है। चौकीदार, चौकीदार, चौकीदार चोर। हर भ्रष्ट को मोदी से नफरत है और ऐसे लोग इस चौकीदार को गाली देने की कंपटीशन में जुटे हैं। जिसने राफेल में चोरी की वो चौकीदार चोर है। चौकीदार सो जाए आपको मंजूर होगा? आपको जागने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? देश को जिताने वाला चौकीदार चाहिए कि नहीं चाहिए? इस चुनाव का सबसे बड़ा सच चौकीदार है। कोई चौकीदार बनकर जीतना चाहता है, कोई चौकीदार को हराना चाहता है। कोई कह रहा है चौकीदार चोर है तो कोई कह रहा है मैं भी चौकीदार। और इसे सबने स्वीकार कर लिया है कि चौकीदारी ही चुनाव की तैयारी है। मैं भी चौकीदार हूं हैज बिकम ए बिग पीपल मूवमेंट। हमें लगा कि आप मोदी जी से नफरत करते हैं, लेकिन आप भी चौकीदार बन जाते तो क्या फर्क पड़ता भाई। लेकिन उनको परेशानी है। हम समझते हैं कि इनको परेशानी है। जो बेल पर हैं उनको परेशानी है। जिनकी पार्टी, परिवार और संपत्ति कठिनाई में है उनको परेशानी है। 2014 में पूरी कैंपेन की कहते मुझे प्रधानमंत्री नहीं बनना, मुझे चौकीदार बनना है। उसके बाद चौकीदार ने भयंकर चोरी की। अच्छा, कल मैंने देखा चौकीदार कहते हैं कि हम सब चौकीदार। अच्छा भैया, चोरी तो आपने की, आप सबको चौकीदार क्यों बना रहे हो? प्रधानमंत्री तो चौकीदार अभियान से इतने प्रसन्न हैं कि 500 जगहों पर वीडियो कॉन्फ्रेंस करके इसे आगे बढ़ाने का फैसला किया है। समझिए 2014 में जो चाय थी वही 2019 में चौकीदार हो गया। इसको 20 लाख लोगों ने ट्वीट किया। 20 लाख पीपल ट्वीटेड इट। और इसका जो इंप्रेशंस होता है वो हुआ 1680 करोड़। 1 करोड़ लोगों ने सोशल मीडिया और नमो ऐप पर प्लेज दिया है कि मैं भी चौकीदार हूं। 1 करोड़ लोग। अब विपक्ष पीछे पड़ गया है कि ठीक है सब चौकीदार हो गए, बेरोजगार कब तक लाइन में खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव ने तो सवालों की झड़ी लगा दी। पूछा खाद की बोरी से चोरी रोकने के लिए भी कोई चौकीदार है क्या? कहा जनता के बैंक खाते से काटे जा रहे पैसे को रोकने के लिए भी कोई चौकीदार है क्या? कहा मंत्रालय से जहाज की फाइल चोरी करने वाले चौकीदार को सजा मिलेगी क्या? कहा उत्तर प्रदेश के ठोकीदार से त्रस्त जनता के लिए राहत का कोई उपाय है क्या? प्रियंका गांधी गंगा की लहरों पर थी। पहले विंध्याचल में माता के दर्शन किए और फिर चुनार में। और लाल लाल आंचल की ओर से पूछा, आप कहते हैं चौकीदार, यहाँ तो बेरोजगार देख रही हूँ। मैं रोज लोगों से मिल रही हूँ। रोज मुझे यही पता चल रहा है कि चाहे किसान हो, नौजवान हो, स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। सब प्रताड़ित हैं। उनको कुछ नहीं मिला। कहीं कहीं ऐलान हुआ है कि 17,000 की आपको वेतन मिलेगा और आज तक नहीं मिला है। मायावती प्रियंका गांधी से इन दिनों बहुत खफा रहती हैं, लेकिन इस बात से इत्तेफाक रखती हैं। सादा जीवन उच्च विचार के विपरीत शाही अंदाज में जीने वाले जिस व्यक्ति ने पिछले लोकसभा आम चुनाव के समय वोट के खातिर अपने आप को चाय वाला प्रचारित किया था, वो अब इस चुनाव में वोट के लिए ही बड़े तामझाम व शान के साथ अपने आप को चौकीदार घोषित कर रहे हैं। देश वाकई बदल रहा है। 4 दिन पहले कांग्रेस में शामिल हुए 25 साल के हार्दिक पटेल ने तो अपने नाम के आगे ही बेरोजगार लगा दिया। चौकीदार नरेंद्र मोदी, चौकीदार अमित शाह जैसे वाहियत कैंपेन चला रहे हैं
हकीकत में तो देश का युवा बेरोजगार है। ये तो ही चौकीदारी पर राजनीति की बात, बेरोजगारी का सच भी अब देख लीजिए। राजस्थान में चपरासी के 5 पद निकलते हैं, 23,000 बेरोजगार लाइन में लग जाते हैं। यूपी में चपरासी के 62 पद निकलते हैं, 93,000 बेरोजगार लाइन में लग गए हैं। उसी यूपी में चपरासी के 368 पद निकलते हैं, 2,22,000 बेरोजगार लाइन में लग जाते हैं। मध्य प्रदेश में चपरासी के ही 738 पद निकलते हैं, 2,81,000 बेरोजगार लाइन में लग जाते हैं। स्लोगन देना, चौकीदार का बनना या जो कुछ स्लोगन दे रहे हैं, उससे ना लोगों का पेट भरना है, ना नौकरी मिलनी है, ना प्रॉब्लम जो मुल्क के हैं सॉल्व होनी है। सोचिए कैसी भयावह स्थिति है कि भारत सरकार का अपना सांख्यिकी निदेशालय कहता है नोटबंदी के बाद भारत बेरोजगारी में 45 साल के सबसे बुरे दौर में पहुंच गया है। जरा देखिए कि निकलती है 5वीं पास की नौकरी, लाइन में लगे होते हैं पीएचडी, चाहिए 10वीं पास, लाइन में लगे होते हैं एमबीए, चाहिए 12वीं पास, लाइन में लगे होते हैं एमसीए एमए। इस तस्वीर के दौर में बेरोजगार विपक्ष का सवाल है और चौकीदार सत्ता का। बेरोजगारी से तो अच्छा है कि कोई युवा मजदूरी कर मेहनत कर पकड़ा जाए। तो आपको चुनाव में करना क्या है? लहर गिनिए, सियासत की लहर, विरासत की लहर, बादशाहत की लहर, अमानत की लहर, खयानत की लहर। जिसे जो लहर पसंद हो चुन ले और उसमें अपने अपने सपने बुन ले। आज तक अपना अपना मोर्चा है ना दिलचस्प। बीजेपी ने चौकीदार का मोर्चा खोला है तो कांग्रेस ने उससे लड़ने के लिए प्रियंका गांधी को गंगा में उतार दिया। प्रियंका पार्टी की नाव को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रही हैं। वो इस यात्रा में जमकर मंदिर के दर्शन कर रही हैं, मजारों पर जा रही हैं। उन्हें देखने सुनने के लिए भारी भीड़ भी जुट रही है। लेकिन असल सवाल है कि क्या ये चुनाव में कांग्रेस के काम आ पाएगा? जीवन नहीं शरण में है, पूरी सियासत ही शरण में है। वंदना की शरण में, अर्चना की शरण में, प्रसाद की शरण में, आशीर्वाद की शरण में। स्टूडेंट हो, शिक्षा मित्र हो, आंगनवाड़ी, आशा बहू, सब प्रताड़ित हैं। जो प्रचार करते हैं और जो होता है उसमें बहुत फर्क है। लाल चूनर के नीचे माता के दरबार में मत्था टेकने पहुंची थी प्रियंका। उन्हें पता है कि आशीर्वाद के बिना कांग्रेस के पास कुछ बचा नहीं है, इसलिए घंटी, सिंदूर, अक्षत, दूब, रोली, चंदन, हवन, भभूत, ऐसा कोई अनुष्ठान नहीं है जिसे वो छोड़ रही है। क्योंकि माँ का संबंध लाल रंग से रहा है, लाल चुनरी चढ़ती है, लाल सिंदूर चढ़ता है। यहाँ से सलाह दिया गया था कि माँ का दर्शन लाल साड़ी में करेंगी, तो उससे क्योंकि रक्त वर्ण का संबंध तंत्र शास्त्र से है और माँ विंध्यवासिनी की साधना तांत्रिक विधि विधान से भी की जाती है। गंगा से प्रियंका की नाव आगे बढ़ी तो पहले आया सीतामढ़ी, वहां श्री राम जी के मंदिर में सिर नवाया। फिर आया विंध्याचल, माता विंध्यवासिनी का शक्तिपीठ। इसके बाद चुनार, माता शीतला का सिद्धपीठ। प्रियंका गांधी के बगल में एक बच्चा था, उस बच्चे से आरती करवाई। पुजारी ने आरती की थाल आगे बढ़ाई तो प्रियंका ने पूरी श्रद्धा के साथ उसमें रखे सिंदूर की लकीर माथे पर खींच ली। प्रसाद खाया और कुछ पैसे निकालकर दान पेटी में डाल दिए। ये जय जयकार ही सत्य नहीं है। प्रियंका गांधी को इस यात्रा में यह दिव्य ज्ञान भी हो रहा है, क्योंकि जब वो विंध्याचल के मंदिर में दर्शन कर रही थी तो पीछे गूंजती हुई आवाजें जरूर उनका ध्यान भंग कर रही हुई। फिर से वही नाव, वही गंगा, वही यात्रा और वही मंजिल। बोले तो बनारस और बनारस के रास्ते दिल्ली। जहाँ तक इनकी ये 70 साल वाली रट है, इस रट की भी एक्सपायरी डेट है। 5 साल से आप सरकार में रहे हैं, 5 सालों में आपने क्या किया? दरअसल प्रियंका ने जानबूझकर वो रास्ता लिया है जिसे नेता अक्सर छोड़ देते हैं। एक गांव में पहुंच गई, मंदिर के दर्शन किए और बात करने लगी भीड़ में घुसकर। प्रियंका फिर से नाव पर आ गई, डूबते हुए सूर्य की मध्यम रेखाओं के बीच हाथ हिलाकर अभिवादन किया और स्थानीय लोगों से बात करने लगी। इस पूरी यात्रा में प्रियंका गांधी की एक ही कोशिश है,
70 साल बनाम 5 साल का जो व्यूह बीजेपी ने रचा है उसे तोड़ा जाए और उन्हें लगता है कि इसका रास्ता या तो मंदिर हो सकता है या मस्जिद। उसी लाल साड़ी में प्रियंका गरीब नवाज इस्माइल चिश्ती की दरगाह पर चादर चढ़ा रही थी, फूल चढ़ा रही थी, दुआएं मांग रही थी। वोट मिले न मिले, लेकिन प्रियंका का अपना आकर्षण है। वो जहां भी जाती हैं, लोगों का तांता लग जाता है उनकी एक झलक पाने के लिए। हम तो रो रहे हैं, मगर वो आई थी, हमको आशीर्वाद दिया, हम उनको आशीर्वाद दिए कि जाइए आप प्रधानमंत्री बन जाएंगी, बन गई। ये यात्रा अपनी जगह ठीक है, लेकिन सच यही है कि इससे कांग्रेस मंजिल पर पहुंचने को आतुर नहीं दिख रही। कांग्रेस क्षेत्रीय दलों को नहीं जोड़ पा रही है, कांग्रेस दूसरे दलों के नेताओं को नहीं खींच पा रही है, कांग्रेस अपनी कार्य योजना नहीं बता पा रही, कांग्रेस मोदी से मुकाबले में नजर नहीं आ रही। हर साल 18 लाख इंजीनियर निकलते हैं। अगर ये स्थिति बदलनी है तो आप लोगों को जागना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि प्रचार क्या है और असलियत क्या है। प्रियंका कितनों को समझा पाती हैं, ये तो मतदान के बाद पता चलेगा, लेकिन उन्होंने राम, हनुमान, दुर्गा, शंकर, पीर, पैगंबर को खुश करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। मौसमी सिंह, कुमार अभिषेक और कुमार विक्रांत के साथ सुरेश कुमार, मिर्जापुर, आज तक। 2019 जीतने की लड़ाई एक तरफ चल रही है तो दूसरी तरफ कहा यह जाता है कि बड़े युद्ध में मोर्चे की कोई नैतिकता नहीं होती है। जैसी लड़ाई वैसा मोर्चा। सारी पार्टियां कहती हैं कि राजनीति में युवाओं और महिलाओं को आगे आना चाहिए, लेकिन जब टिकट देने का वक्त आता है तो नेताओं को युवा भी अपने ही घर में दिखते हैं और महिलाएं भी अपने घर में। कांग्रेस इस मामले में बदनाम रही है, लेकिन बीजेपी परिवारवाद के मामले में कांग्रेस से बिल्कुल 19 नहीं है। एक परिवार के बाहर कांग्रेस के पास कोई नाम है क्या? जो कुछ भी है एक परिवार, जो कुछ भी एक परिवार। न हम एक परिवार की पार्टी बने, न वंशवादी पार्टी बने, हम कार्यकर्ताओं की एक पार्टी बने। बहुत सवाल उठे हैं परिवार पर, परिवार की राजनीति पर भी और राजनीति के परिवार पर भी, लेकिन जब भी चुनाव आते हैं ऐसे सैकड़ों परिवार निकल आते हैं जो पर्याप्त परिवार प्रिय हैं और जिन पर कभी परिवारवाद की आंच नहीं आती। देखिए, राजस्थान में लोकसभा की 25 सीटें हैं और माना जा रहा है कि करीब 15 उम्मीदवार नेताओं के बेटे, बेटियां और बहुएं बनने जा रही हैं। सबसे पहले बीजेपी का देखिए, परिवार के नाम पर ही बिदक जाती है, लेकिन सच ये है कि उसे भी परिवार बहुत पसंद है। पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बेटे दुष्यंत झालावाड़ से तो सांसद ही हैं, इस बार भी बीजेपी से दुष्यंत सिंह की सीट लगभग पक्की है। बीजेपी के पूर्व सांसद बीपी सिंह के बेटे अभिजीत सिंह भीलवाड़ा से लाइन में है। बीजेपी के ही सांसद राम कसवा के बेटे राहुल कसवा चूरू से लाइन में है। पूर्व सांसद गिरधारी लाल भार्गव के बेटे मनोज भार्गव जयपुर से लाइन में है। बीजेपी वालों से पूछा, आप तो परिवार के खिलाफ बोलते हैं, लेकिन असल में आप पहुंचे हुए परिवारवादी हैं, तो जवाब सुनिए। हमारी पार्टी में कार्यकर्ता भी चुनाव लड़ता है और अगर कोई योग्य व्यक्ति है तो किसी नेता के परिवार में से चुनाव लड़ने में भी कोई अपराध नहीं है। अब जरा कांग्रेस के उन चिरागों से मिलिए जो खानदान का नाम रोशन करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत जोधपुर से लाइन में हैं। जसवंत सिंह के बेटे मानवेंद्र सिंह जैसलमेर से लाइन में हैं। मंत्री प्रसादी लाल मीणा के बेटे कमल मीणा दौसा से लाइन में हैं। दूसरे मंत्री शांति धारीवाल की बहू एकता धारीवाल कोटा से लाइन में हैं। तीसरे मंत्री प्रमोद जैन की पत्नी उर्मिला जैन की सीट तय हो चुकी है। शीश राम ओला की बहू राजबाला ओला झुंझुनू से लड़ रही हैं। रामनिवास मिर्धा के परिवार की ज्योति मिर्धा नागौर से लड़ेंगी। 2009 में भी मेरा नाम था। सीपी साहब, जब सीपी जोशी जी प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, तब भी मेरा नाम था। पर पिता की विरासत के कोटे से उप मुख्यमंत्री बने सचिन पायलट से पूछा परिवार कितना काम करता है, तो अचकचा गए। मेरे परिवार से कोई भी व्यक्ति लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ने जा रहा है। मुझे पार्टी ने इतना बड़ा पद दिया है, मैं प्रदेश का उप मुख्यमंत्री हूँ। आज भी अगर मैं अपने परिजनों की पैरवी करूंगा टिकटों के लिए, तो कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को क्या होगा। पार्टी के कार्यक्रमों में दरी पट्टियां उठाते उठाते कार्यकर्ताओं की उम्र गुजर जाती है। लोकप्रिय नेता बनने की चाह में लोगों के राशन कार्ड बनवाते बनवाते जूते घिस जाते हैं, लेकिन जब टिकट मिलने का वक्त आता है तो दिल्ली दरबार से हाईकमान और केंद्रीय नेतृत्व के नाम पर नेताओं के बेटे, बेटी और बहू टिकट उठा ले जाते हैं। अब जरा मध्य प्रदेश का हाल भी देख लीजिए, और खास तो आज दस्तक में अपना अपना मोर्चा आप देख रहे थे। इसी के साथ मेरे साथ आज दस्तक को यहीं पर करते हैं खत्म।
लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।